स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस इससे अगला चैप्टर है, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम इसके बेसिस को शुरू करते हैं, इसके एस्पेक्ट्स को लेते हैं। इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस है क्या? ये एक बड़ा कॉमन है, जनरल व्यक्ति भी इस बारे में बात करता है कि भाई हर किसी बच्चे में अपने माता पिता के कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं। ईच एंड एवरी कॉमन मैन नो दिस फैक्ट। वो भी इस पर्टिकुलर फैक्ट को जानता है कि किस तरीके से जो माता पिता के फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचती हैं। अब उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है और उसके लिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, चलिए उनके साथ जुड़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए जी, ये शुरू कह रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट और नॉट सम अदर एनिमल? तो एक बैटेसन ने एक टर्म दी थी, लाइट लाइक बिगेट्स लाइक, दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, कि हर कोई अपने जैसे को ही जन्म देता है। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, concept behind that is the DNA. That DNA provides similar body design as well as subtle changes. जरूरी बदलाव भी ये प्रोवाइड करता है। अब ये चेंजेस किससे आते हैं? दैट कम्स फ्रॉम वेरिएशन। अब वेरिएशंस कैसे आते हैं? ये दो तरीके से आते हैं। एक तो डीएनए कॉपिंग, यानी कि आपका इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, और दूसरा आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर होने वाला जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बेसिस हमारा बनाते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से हमारे पास सेम डीएनए अपने मदर और फादर का लगभग 99.99% हम सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं। 99.99%, केवल 0.1% का डिफरेंस है। और उस 0.1% के डिफरेंस में भी आप देखें तो हम एक दूसरे के बहुत अलग हैं। और बहुत अलग इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर। तो एज इट इज जो डीएनए है ये एक इनहेरिटेंस का बेसिस है, दैट इज बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी वजह से ये एक तरीके का हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है, हमारा एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम मान लीजिए, एक बेसिस के बेसिस पर प्रोग्राम है जिसको एज इट इज हमारे माँ बाप से हमें फॉरवर्ड किया जाता है थ्रू डीएनए, और उसमें जरूरी बदलाव होते हैं। इसलिए हम जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने माँ बाप की रिजेम्बलेंस भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है।
सो दैट इज द बेसिस ऑफ वेरिएशंस। किस तरीके से आते हैं देखिए, अब सारी बातें ये जो मैंने अभी आपको बताई उसी को ही इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है कि गिवन दैट दे डू सो आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखिए अब यहां पर आपको मैं बता चुका हूं जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स ऑफस्प्रिंग्स अब आइडेंटिकल भी होते हैं और नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और नॉट आइडेंटिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल वेरिएशंस आते हैं डीएनए कॉपिंग के थ्रू, लेकिन वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए कॉपिंग भी होता है और साथ की साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है डीएनए कॉपिंग के साथ साथ दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये दो अलग अलग बेनिफिट हैं। अब यहां पर टू पेरेंट्स हैं और यहां पर वन पेरेंट है, इसलिए जो ये आइडेंटिकल बेसिस किसका है, जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, लॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, और इसीलिए ने हम क्लोन्स नाम देते हैं। वहीं पर नॉट जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, ये दोनों में से किसी बेसिस पर भी एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं। तो साइंटिफिक बेसिस यहां पर अराइज होता है और ये वेरिएशंस जो आपको ये वर्ड यूज किया इन्होंने आइडेंटिकल, तो उसको हम इस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स के आइडेंटिकल नेचर जो है वो केवल क्लोन्स हम बोल सकते हैं। एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में हम ये क्लोन वर्ड यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, यदि अब ये पुरानी आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पूरे प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जो ये पूरी ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद दिस इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, सो दैट इज नेम एज जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस या हेरिडिटी प्रोसेस हो गया जो कैसे करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचते हैं, या वो किस वेरिएशंस, एक डिग्री हो गई, एक तरीके से एक पर्टिकुलर बेसिस हो गया कि हाउ द करेक्टर्स विल ट्रांसफर फ्रॉम ऑफिस पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब इसका देखिए हमारे पास शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है, आज से नहीं, शुरुआत से इसकी जानकारी है डोमेस्टिकेशन से टाइम पर, आर्टिफिशियल सारी चीजों के टाइम पर, लेकिन इसकी सबसे बेहतर जानकारी इसकी शुरुआत की थी मेंडल ने। मेंडल इसीलिए वाज सेड और आर सेड और इज सेड द फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक्स के फादर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 90th सेंचुरी दैट सबसे पहले इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग को, बेसिस को बताया गया। मेंडल ने 7 साल 8 साल तक बड़ा जम के काम किया 1856 टू 1863 और उन्होंने अपने लॉस को प्रपोज किया। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को ध्यान में रखना है, जो बहुत अलग अलग तरीके के वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उन्हें मार्क करते हैं और उन्हें समझते हैं। देखिए, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस pattern, it was the first time statistical analysis and mathematical logic was applied to problems of biology। तो ये सबसे पहला पॉइंट है और यहां आपकी हेडिंग बन सकती है आपका
basis of success of Mendel, basis of सक्सेस ऑफ मेंडल, कि मेंडल की सक्सेस का राज क्या था, उसका बेसिस क्या था। पहला बेसिस ये था कि उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिक को पहली बार इस्तेमाल किया बायोलॉजी के अंदर। दूसरा, his experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that we collected। ठीक है जी, तो इसलिए एक दो चीज नहीं थी, उनके पास जबरदस्त हर चीज का एक पूरा का पूरा लार्ज सैंपल साइज था, डेटा बहुत सारा था, उनको कोई एक बेसिस पर उन्होंने वैल्यू नहीं दी। दे पुट फॉरवर्ड ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट इन बल्क, और इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। उसके अलावा तीसरी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस from experiments on successive generation of his test plants proved that this result point to be a general rules of inheritance rather than being an unsustained idea। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट उनका स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करे उनसे उन्होंने ये पता किया कि ये पेरेंट कौन से होंगे इनके। तो उन्होंने, जैसे हम कोई भी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको चेक करने के लिए वापस वैल्यू को इक्वेशन में रखकर हम बराबर करके देखते हैं, तो उसी तरीके से सेम उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स को से उल्टा चले और उन्होंने पेरेंट फाइंड आउट किए कि क्या ये ऑफस्प्रिंग्स उन्हीं पेरेंट को मैच कर रहे हैं या नहीं। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, के मेंडल की सक्सेस का एक्चुअली राज क्या था, क्यों मेंडल अपने काम में इतने जबरदस्त सक्सेस उन्हें मिली। नेक्स्ट देखिए जी, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट एंड दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू पेयर्स ऑफ अपोजिंग ट्रेट्स और टॉल एंड डॉर्फ, येलो और आपका ग्रीन सीड्स। अब यहां पर बेसिकली आता है कि भाई वाई मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। देखिए, एक तो इसका लाइफ स्पान छोटा है, दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तीसरा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रोसीड किए जा सकते हैं इसी पर, ठीक है जी, और ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि 4 से 6 जनरेशन तक हमें सेम डिजायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज फॉलो अप हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस वजह से, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, 7 डिफरेंट ट्रेड्स, उनके पास अलग अलग 7 अलग अलग ट्रेड्स थे। तो अब उसकी भी बात करते हैं। यही रीजन है कि उन्होंने पी प्लांट को चुना और सेलेक्ट किया उसको। अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, ये आपको दिखा रखे हैं, उसी को हम देखते हैं और फोकस करते हैं। देखिए जी, पहला कैरेक्टर आप देखेंगे इसके अंदर, तो देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर है आपका ऑब्जर्वेबल फीचर। कैरेक्टर इज ए ऑब्जर्वेबल फीचर, जो हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व करते हैं, एक ऑब्जर्वेबल फीचर। और वो फीचर 2 तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, और वो 2 तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है। और उन 2 तरीके से एक्सप्रेस होने वाले करेक्टर की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। दोज आर नेम्ड एज ट्रेट। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि सीड की शेप 2 तरीके से हो सकती है, राउंड और रिंकल्ड। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में 2 वर्जन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच रहा है। अब 2 ही वर्जन क्यों है? 2 इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज इन पेयर। तो अब उन पेयर के ऊपर पाए जाने वाले जीन
इन पर्टिकुलर किसी भी एक ट्रेट को रखने वाले हो सकते हैं। अब उस जीन के सेगमेंट को जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है जी, इस पेयर को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन है वो जीन एलील कहलाएगा। इस तरीके से इसको दो के साथ ऐसे इसलिए ही कंसीडर किया है, दो का मतलब है पेयर और पेयर का मतलब है कोई भी क्रोमोसोम पेयर में ही होता है, एक मदर से मिलता है हमें, एक फादर से मिलता है। भाई एक हो गया आपका मैटरनल और एक हो गया भैया पैटर्नल। मदर से मैटरनल और फादर से पैटर्नल। तो इस तरीके से इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जो भी आपका नेक्स्ट जनरेशन में बेहतर एक्सप्रेस होता है, यानी कि दूसरे ट्रेट को एक्सप्रेस होने से जो आपका रोक दे, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए एक दूसरे जीन की प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो जैसे राउंड डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिंकल्ड ये हो गया रिसेसिव, तो इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे, सो फॉर सीड कलर इट विल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई ये हो गया येलो डोमिनेंट और स्मॉल वाई ये हो गया रिसेसिव। इसी तरीके से फ्लावर कलर कैपिटल वी फॉर वॉयलेट एंड स्मॉल वी दैट इज फॉर व्हाइट। वॉयलेट इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। इसी तरीके से पॉड मतलब होता है आपका फली, मटर फली के अंदर आती है जिसको हम छील कर बाहर निकालते हैं। तो इन्फ्लेटेड या फुल ये हो गया आपका पॉड शेप। कॉन्स्ट्रिक्टेड ये हो गया आपका इसकी रिसेसिव ट्रेट, यानी कि जिसमें सीधी फली है या जिसमें थोड़े थोड़े गड्ढे हैं। इसी तरीके से पॉड कलर ग्रीन। अब इसको हम फुल को हम कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको स्मॉल एफ। अब ये अल्फाबेट आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कैपिटल यानी कि अपर केस से आपको डोमिनेंट को शो करना है और लोअर केस से आपको रिसेसिव को शो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना है आपको। इसी तरीके से कैपिटल जी स्मॉल जी। ऐसे ही फ्लावर पोजीशन एक ही एक्सिस पर है तो एक्सियल दैट इज डोमिनेंट। टर्मिनल के लिए स्मॉल ए। स्टेम हाइट टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। तो इस तरीके से इन्होंने 7 ट्रेट्स और पी को क्यों लिया वो अभी हमने डिस्कस किया, एक एक बात मैंने आपको बताई समझाई। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वही सेम ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वाली बात कर रहे हैं, तो वही चीज आ गई है इसमें। ट्रू ब्रीडिंग लाइन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है ये रहा कि अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर लिख लेना अप टू 4 to 6 generations। ठीक है जी। शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, या सेवरल जनरेशन के बाद में लिख देना ये आप, सेवरल जनरेशन के ब्रैकेट में लिख देंगे अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो ये एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस पर पूछा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बाकी पूरी लिस्ट में 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटी ट्रेट्स को आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। देखिए जी वही सेम आपको यहाँ पर फिर दे दिए है इन्होंने। कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल, करेक्टर्स ये थे और उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट या अल्टरनेटिव ट्रेट्स की लिस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये स्ट्रेटजी बता रखी है कि मेंडल ने अपने काम को किस तरीके से किया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि डायग्राम बेस्ड
क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, समझाया जा सकता है आपको। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये व्यक्ति पहले थे मेंडल, जिन्होंने हमें इस चीज के बारे में जानकारी दी। देखिए जी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए इन्होंने एंथर को रिमूव किया। ये पहला स्टेप है इनका, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन करने के बाद उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पॉलन दूसरे से पॉलिनेशन किया, ये क्रॉस पॉलिनेशन कराया, या इसे हम मैन मेड पॉलिनेशन कह सकते हैं, आर्टिफिशियल। और इन पॉलन्स को इसकी स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया, इसके खुद के पॉलन्स कट कर दिए, ठीक है जी, और फिर उसको अलाउ करा। तो ये हो गया स्टेप सेकंड। तो इस तरीके से ये जनरल स्ट्रेटेजी थी जो मेंडल ने फॉलो की, और इसके बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट ऑब्टेन किए। अब किस तरीके से रिजल्ट ऑब्टेन किए, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम वन जीन का बेसिस देखते हैं। वन जीन का मतलब हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बेसिस को समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन की इनहेरिटेंस को हम समझ रहे हैं, जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसमें हमने पेरेंट ले लिया, पेरेंट, और पेरेंट के दो हमने व्यूज लेने हैं, एक फिनोटाइप यानी कि उसके विजिबल अपीयरेंस का बेसिस, और एक उसका जीनोटाइप यानी कि उसके जीन्स का बेसिस। दोनों बेसिस को हमें समझना है। अब फिनोटाइप ले लिया, सपोज करिए हम बात कर रहे हैं, जो पेरेंट ले रहे हैं वो स्टेम हाइट के बेसिस पर ले रहे हैं हम, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट में आपका फिनोटाइप उसका जो हो जाएगा, दो हो सकते हैं भाई, एक हो गया टॉल और एक हो गया ड्वार्फ। तो अब टॉल का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी, ड्वार्फ का हो जाएगा स्मॉल टी। अब यहाँ पर हमने गैमीट्स बनाने हैं इनके, तो गैमीट्स हो गए इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हमने इसको F1 जनरेशन दिखाना है, तो F1 जनरेशन को हम शो कर देते हैं। दूसरे का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। तो ये आ गए हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये हो गया कि ऑल प्लांट्स इन F1 generation are tall in height। सभी प्लांट F1 जनरेशन में टॉल आए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि देखिए हर प्लांट के पास रिसेसिव जीन है। अब यहाँ पर तीन बेसिस और आप दिमाग में रखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर जीन के ऊपर ये आपका एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये एक मैटरनल क्रोमोसोम हो गया, यानी कि ये फादर से और ये मदर से। और इसमें हम किसी भी बेसिस पर, जैसे मदर पी प्लांट और फादर पी प्लांट की बात करें हम, तो यहाँ पर इसके तीन बेसिस हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के पास आपका सेम डोमिनेंट जीन ही हो सकता है एक के पास डोमिनेंट एक के पास रिसेसिव और हो सकता है दोनों के पास ही रिसेसिव हो। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि कैपिटल टी दैट इज प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट
और ये आपका टॉल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी दैट विल बी मिक्स्ड और हाइब्रिड हेट्रोजाइगस, ये भी आपका डोमिनेंट टॉल ही होगा। और तीसरा है आपका प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी बहुत अच्छे तरीके से कि इन तीन के बेसिस पर ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान लें कि नेक्स्ट जनरेशन में टॉल फीचर के पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट से टॉल जीन यानी कि डोमिनेंट जीन पहुंचता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन डोमिनेंट होगी, और एक पेरेंट से डोमिनेंट और दूसरे से रिसेसिव पहुंचता है तब भी डोमिनेंट रिसेसिव की चलने नहीं देगा, और नेक्स्ट जनरेशन में जो डेवलप होगा वो डोमिनेंट ही होगा। जैसे कि यहां देखिए आप कि सबके पास रिसेसिव जीन मौजूद है, लेकिन इस टॉल वाले जीन ने इस रिसेसिव जीन को अपना प्रोटीन बनाने नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर पैदा हुए, और वो है सब टॉल, यानी कि रिसेसिव नेचर किसी के साथ भी दिखाई नहीं दी। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन। अब अगर हम F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फिंग करते हैं, यानी कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। देखिए जी, अब हमने क्या किया, अब हम पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे फॉर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए वी यूज द पनेट स्क्वायर। तो उसके लिए हमने भाई ये ले लिया आपका कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देख लिया। अब इसको हम फर्स्ट इज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब आप देख रहे हैं कि F2 जनरेशन के अंदर आपको तीन तरीके के प्लांट्स मिल रहे हैं। आपको प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल भी मिला, आपको मिक्स्ड और हाइब्रिड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल भी मिला, और आपको प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ भी मिला। अब यहां पर देखिए रिजल्ट दो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब अगर हम कंपेयर करें रिजल्ट F1 और F2 जनरेशन के, तो देखिए यहां पर ओनली वन ट्रेट विल एक्सप्रेस, एंड दैट इज, वो भी ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट। केवल डोमिनेंट ट्रेट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसलिए F1 के बेसिस पर इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि ओनली डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव दोनों ने एक्सप्रेस किया अपने आप को, और ये सेग्रीगेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, यानी कि करेक्टर्स सेपरेट हो गए। जो हमें केवल एक तरीके का मिला, हम देखें हमें केवल एक ही तरीके का प्लांट मिला था टॉल फर्स्ट जनरेशन में,
अब हमें सेकंड जनरेशन में सभी तरीके के प्लांट मिले, हमें टॉल होमोजाइगस भी मिला, हमें टॉल हेट्रोजाइगस भी मिला और हमें होमोजाइगस रिसेसिव भी मिला। तो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, इसलिए सेकंड जनरेशन के बेसिस पर इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर हम नाम देंगे इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिकॉज कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मेंडल ने की, मेंडल ने ये भी दिखाया कि देखिए सपोज कीजिए ये एक टॉल प्लांट फ्लावर है, या आप कह सकते हैं इसे फ्लावर ऑफ अ टॉल प्लांट, और इधर हमने ले लिया जी फ्लावर ऑफ अ ड्वार्फ प्लांट। तो मेंडल ने ये भी दिखाया कि भाई ये इसकी स्टिग्मा हमने शो कर दी और ये इसकी स्टिग्मा हमने शो कर दी। उसके बाद हमने इसका पॉलन ग्रेन दिखा दिया ये, और ये इसका पॉलन ग्रेन दिखा दिया। तो मेंडल ने ये भी बताया कि भैया कि आप इसके पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर दें, यानी कि ड्वार्फ का पॉलन ग्रेन हमने टॉल के ऊपर डस्ट कर दिया, या हमने टॉल का पॉलन ग्रेन ड्वार्फ के ऊपर डस्ट कर दिया। दोनों तरीके से रिजल्ट इज सेम, वो ही सेम रिजल्ट हमें मिला। तो इसलिए उन्होंने इसको रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहा, इसलिए उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहा। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये एक बेसिक लॉ है। कोई भी F1 जनरेशन में हमेशा आप लॉ किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर इस लॉ को प्रोसीड करेंगे तो हमेशा पहली जनरेशन में आपको डोमिनेंट फीचर ही एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब आप F2 जनरेशन में एक जीन के साथ उसको सेल्फिंग करेंगे या उसकी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, आप उसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फिंग, तो यू विल फाइंड दैट कैरेक्टर्स विल सेग्रीगेट। जो कैरेक्टर्स आपको F1 जनरेशन में केवल एक ही तरीके का डोमिनेंट ट्रेट मिला था, नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरीके के ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होंगे। तो ये बड़ा क्वालिटी इंपॉर्टेंस था। अब इसको बुक के हिसाब से भी हम देखते हैं व्हाट इज बुक इज सेइंग, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिस बना रहा है, और बेसिस आपका जब स्ट्रांग होता है तो उसको सीखना और समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप कि tall and dwarf pea plants, to study the inheritance of one gene, he collected the seeds produced as a result of this cross and grew them, generate plants of the first hybrid generation, जिसे हम F1 या first filial progeny कहते हैं। Mendel observed that all plants of F1 progeny plants are tall, जब like one of its parent, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, one of its parent। तो मेंडल ऑब्जर्व के that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उस पर बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसमें ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर ट्रेट्स आल्सो, तो उसमें भी उनको डोमिनेंट ट्रेट ही दिखाई दिया, उसमें उनको रिसेसिव ट्रेट कहीं भी दिखाई दिया। सातों के सातों ट्रेट पर इसी तरीके से उन्होंने वर्क किया। अब ये नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं देखिए, अब जब उन्होंने उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया कि मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 plants and to his surprise found that in F2 generation some of the offsprings were dwarf, the characters that was not seen in the F1 generation। तो ये फिर MCQ के लिए VIP हो जाता है, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि विच कैरेक्टर इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन।
तो ड्वार्फ। और विच कैरेक्टर इज सीन इन F2 जनरेशन, ड्वार्फ। अब इसके अलावा आप कहें कि विच टॉल फीचर इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, तो दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। विच टॉल कैरेक्टर इज सीन इन नेक्स्ट आपका F2 जनरेशन, स्मॉल टी, स्मॉल वो कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन, अब आप देखें तो आपको जब हम इस पनेट स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, तो हम इसमें देखेंगे कि ये आपको टॉल दिखाई देगा, ये आपको टॉल दिखाई देगा, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप रेशो हमारा क्या हो गया, 3:1, 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। और वहीं जीनोटाइप रेशो की हम बात करें, जीनोटाइप रेशो में आप देखेंगे तो एक पूरी तरीके से प्योर टॉल है, दो आपके मिक्स्ड टॉल हो गए और एक प्योर डॉर्फ हो गया। तो 1:2:1 हो गया। अब इसको आप परसेंटेज में 75%, 25% लिख सकते हैं, इसको 25%, 50% और 25% लिख सकते हैं। इसी तरीके से रेशो में 1 आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, 3/4 रेशो 1/4, और इसको 1/4 रेशो 1/2 रेशो 1/4 भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये आपको शो किया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात ये कह रहे हैं, देखिए 1/4 और 3/4। अब यहाँ पर देखिए, tall and the dwarf traits were identical to their parent type and did not show any blending। देखिए कोई मिक्सिंग शो नहीं करी है, ऑल ऑफ स्प्रिंग इधर टॉल और ड्वार्फ, इंटरमीडिएट हाइट वाला कोई नहीं है। ये फिर एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एमसीक्यू के लिए। कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का कोई प्लांट नहीं मिला है, या तो ड्वार्फ मिला है या टॉल मिला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट इज सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स, और उनमें भी सेम सभी के लिए 3:1 F2 जनरेशन में मिला, और कोई ब्लेंडिंग हमें किसी में भी नहीं देखी गई। ब्लेंडिंग ना तो F1 में हुई है ना F2 में हुई है। F1 में प्योरली डोमिनेंट करेक्टर शो हुआ है, केवल डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। F2 में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों सेपरेटली एक्सप्रेस हुए, सेग्रीगेट होकर एक्सप्रेस हुए हैं, लेकिन किसी भी जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ये फिर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, जो एमसीक्यू के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान से आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये फिर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, अब इस बेसिस पर क्या कह रहे हैं ये देखिए जी। क्योंकि हमें देखिए एमसीक्यू की भी बातें निकालनी है, इसलिए उसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड। Something was being stably passed down unchanged from parent to offspring, though the gametes over successive generations। और उनको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स, जिसको बाद में जीन्स नाम दे दिया गया। मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर, बाद में इसका नाम दिया गया जीन्स। तो फिर ये एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, जो बहुत ध्यान से आपको। तो ये बेसिकली क्या हो गया, दैट बिकम द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अब यहां पर फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक डेफिनेशन दी गई है जो एलील की है, कि जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नेम्ड एज एलील, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। अब एक ही जीन के दो फॉर्म, एक ही जीन की दो फॉर्म, वो आपके क्या कहलाती हैं, एलील्स कहलाती हैं। अब जैसे हम कहें कि जी टॉल का जीन तो दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और एक एलील आपका टॉल का कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैपिटल टी भी हो सकता है। लेकिन जो
एलील आपका ड्वार्फ के लिए होगा वो केवल एक ही होगा, स्मॉल टी। तो इसीलिए एलील टॉल, जो टॉल जीन का एक्सप्रेशन है, उसके चांस अगली जनरेशन में पहुंचने के ट्वाइस है, दोहरे तरीके से पहुंच सकता है, वो इस रेंज में भी पहुंच सकता है और इसमें भी, लेकिन ड्वार्फ के लिए केवल एक ही मौका है नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने के लिए। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी है। इसीलिए डोमिनेंट फीचर ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है इफ वी कंपेयर टू रिसेसिव फीचर, क्योंकि रिसेसिव फीचर के नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने के चांस केवल और केवल एक है, जब दोनों पेरेंट से ही रिसेसिव जीन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचे। अगर एक से रिसेसिव एक से डोमिनेंट पहुंचता है तो डेफिनेटली वो डोमिनेंट होगा, और दोनों से डोमिनेंट पहुंचता है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं जिसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए जी, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स, तो वही चीज ये समझा रहे हैं आपको कि आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको डोमिनेंट के लिए अपर केस को प्रिफर करना है और रिसेसिव के लिए आपको लोअर केस को प्रिफर करना है। बाकी आप कोई भी मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं। सेम आप ये उसी चीज को बता रहे हैं, होमोजाइगस कैपिटल टी या स्मॉल टी, और उसी तरीके से ये इनके जीनोटाइप हुए। अब इनका फिनोटाइप तो होगा टॉल और ड्वार्फ, लेकिन जीनोटाइप होगा इनका कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसी तरीके से कैपिटल टी दैट इज हेट्रोजाइगस, और ये मिक्स्ड है, हाइब्रिड है, और इसमें कैपिटल टी वाला जीन स्मॉल टी वाले जीन की चलने नहीं देगा, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, और इसीलिए ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट की चलेगी, रिसेसिव की नहीं चलेगी। तो यही चीज आपको यहां बता रहे हैं कि डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कैपिटल टी और डी। देखो ये डिफरेंट ले लें, हम ड्वार्फ के लिए डी ले लें और टॉल के लिए टी ले लें तो इट विल बी डिफिकल्ट। अब देखिए यहां पर वही चीज दे रखी है इन्होंने, एलील्स कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, और डिसिमिलर इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट ब्रैकेट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस और फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स वन, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है कि कोई बिना एक्सप्रेशन के, बिना ब्लेंडिंग के हमें ये मिल रहा है। सो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग in the F2 generation. We can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele transmitted to the gamete, and this segregation of allele is random process, so that 50% of chance of gamete containing either allele, कोई सा भी एलील हो सकता है, और ये वेरीफाइड इस क्रॉस के थ्रू होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फिर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू के बेसिस पर पूछा जा सकता है। तो इसमें मेन चीज ये है, एक तो दोनों तरीके के जीन के एक्सप्रेस होने के बराबर चांस है, 50-50 चांस है नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसा नहीं है कि केवल टॉल ही एक्सप्रेस होगा और ऐसा नहीं है कि केवल ड्वार्फ ही। समझ में आ रही है बात? तो दोनों के बराबर चांस हैं F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होने के। इन दिस वे द गैमीट्स ऑफ टॉल कैपिटल टी प्लांट्स हैव द एलील टी and the gametes of that has the allele small t. During fertilization, the two alleles capital T from one parent say through the pollen and small t from the other parent through the egg are united to form the zygote capital T allele, and one has small t allele. In other words, the hybrid बन गया small t capital T small t, that is named as heterozygous। ठीक है जी। अब यहां पर ये पनेट स्क्वायरी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है एग्जाम के लिए। देखिए, इट वाज डेवलप्ड पनेट स्क्वायर
ये एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट रिगनार्ड सी पनेट ने डिस्क्राइब किया था। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल possible genotypes of offsprings in a genetic cross. The possible gametes are written in two sides, usually top row and left column. All possible combinations are represented in boxes below in the squares, which generates a square output form. ये फिर एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एमसीक्यू के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ गैमीट लिख दिए गए और यहाँ बॉक्सेस में आपको ये ऑफस्प्रिंग्स शो कर रहे हैं। हियर आर द ऑफस्प्रिंग्स इन बॉक्सेस। ठीक है जी। सो पनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल टी और ड्वार्फ दोनों दिखा रखे हैं और उसके बाद इनका आपको फिर सेल्फिंग कराकर सेम जो हम पढ़ चुके हैं वही वैल्यू इन्होंने दिखा रखी है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको मार्क करा रहा हूं, जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर मैथमेटिकल लॉजिक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मेंडल ने इस्तेमाल किया। अब इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तो इसका अभी हमने कहा कि 50-50% चांस है इनके F2 में एक्सप्रेस होने के। तो यानी कि हाफ ऑफ टी विल एक्सप्रेस एंड हाफ ऑफ स्मॉल टी विल एक्सप्रेस। ठीक है जी। तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और इनका स्क्वायर कर दें तो व्हाट विल वी विल गेट 1/2 का स्क्वायर टी इंटू टी और ये हो जाएगा आपका 1/2 इन का स्क्वायर इंटू स्मॉल टी और बीच में आपका आ जाएगा वन आपका, आप फॉर्मूले से जानते हैं कि भाई 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस ये सेम फॉर्मूला लगना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही सेम हमें यूज करना है। तो 1/2 इंटू 1/2 और कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 टी टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो आपने ये रेशो यही निकाला था जीनोटाइप में। जीनोटाइप रेशो आपने क्या निकाला था कि 1/4 कैपिटल टी होंगे, 1/2 आपका स्मॉल टी होंगे और 1/4 आपका स्मॉल टी होंगे। तो वही सेम वैल्यू आपको इसमें आ गई है, यही वो चीज एक्सप्रेस करके आपको दिखाई जा रही है। और दैट वाज द मैथमेटिकल लॉजिक यूज्ड बाय मेंडल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। और ये एक तरीके से बाद में समझ में आया, शुरुआत में तो ये इनकी ड्रॉबैक निकली सबसे बड़ी। मतलब अब इनकी ड्रॉबैक क्या, वो साइंटिस्ट की थी जो उस वक्त इनके कंटेम्पररीज थे, इनके साथ उस वक्त जितने भी और साइंटिस्ट से बायोलॉजिस्ट ने, वो उनको ये बात हजम नहीं हुई। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे भी कि इसका इन्हें नुकसान भी हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले यूज किया इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकली इसको कंडेंसेबल फॉर्म में उन्होंने बताया और समझाया कि किस तरीके से ये मेरा लॉजिक पूरी तरीके से ट्रू है, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, या अपने उस वैल्यू बेसिस को उन्होंने सही तरीके से एक्सप्रेस किया। तो अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने बेसिस को एक तरीके से और भी प्रूव किया और जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये एग्जाम के लिए बड़ा ही एक जबरदस्त पॉइंट है, क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत आता है। अब इसको किस तरीके से पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हेट्रोजाइगस रिसेस सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव जो है ये एक नॉन पेरेंट है, ये पेरेंट आपको मिलेगा, एक गिवन होगा। तो जो एक पेरेंट तो 100%
होमोजाइगस रिसेसिव होगा। दूसरे मिलेंगे आपको ऑफस्प्रिंग्स, दूसरी गिवन वैल्यू होगी ऑफस्प्रिंग्स। अब ऑफस्प्रिंग्स में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, ऑल सेम, जैसे यहां दे रखा है कि सारे के सारे वॉयलेट हैं, इसका मतलब जो सेकंड पेरेंट होगा, सेकंड पेरेंट, एक पेरेंट तो आपको दे दिया, तो वो सेकंड पेरेंट आपका हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। Second parent will be homozygous dominant if all the offsprings are similar. All offsprings are similar. सारे के सारे ऑफस्प्रिंग सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देखो वही वैल्यू आ गई। अननोन फ्लावर आपका सेकंड पेरेंट से मतलब है अननोन, तो अननोन पेरेंट आपका उस केस में क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। अब अगर आपको गिवन ऑफस्प्रिंग्स 50-50 दिए हुए हैं कि आधे एक जैसे आधे एक जैसे, तो जो अननोन पेरेंट होगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दैट विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरीके से इस टेस्ट क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने हमें ये भी बताया, अपनी बात को साबित करने का तरीका भी बताया कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब इसके बेसिस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम समझ सकते हैं। दे भाई देखिए, सपोज कीजिए आपको अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरीके से, जैसे कि आपसे कहा कि green seed containing pea plant is crossed with a unknown parent and in F1 generation we get offsprings as, पहला आपको दे दिया कि पहले में ऑफस्प्रिंग्स आपको all are having yellow seed, और दूसरे में दे दिया फिफ्थ half having yellow and half having green। ठीक है जी। अब आपको, आप जानते ही हैं कि इसमें अब ग्रीन और येलो की बात करें आप, तो येलो इज डोमिनेंट होता है और ग्रीन इज रिसेसिव। ठीक है जी। तो उस चीज को आप देखेंगे यहां पर, इस बेसिस को आप ध्यान दें तो सीड कलर को मैं आपको दिखाता हूं। तो सीड कलर का जो बेसिस हम पढ़कर आए हैं उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। देखिए जी, सीड कलर में आप देखेंगे येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, तो उसी चीज को हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी बेसिस को लेते हुए आप यहाँ देखेंगे तो हमें रिसेसिव पेरेंट दे दिया। हमें क्या दे दिया इसने, ये हमें रिसेसिव पेरेंट दे दिया। तो ये हो गया हमारा नॉन पेरेंट, नॉन पेरेंट। तो अब इस बेसिस पर
एक पेरेंट हमें जो नॉन पेरेंट है, नॉन पेरेंट, वो दोनों के लिए हो गया आपका स्मॉल आर, रिसेसिव हमें ये दे दिया, दोनों में सेम है। अब हमें एक के ऑफस्प्रिंग्स सारे येलो दिए हुए, येलो सीड वाले दिए हुए, तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए स्मॉल वाई, और इसको ले लीजिए स्मॉल वाई। अब एक के हमें सारे येलो दिए हुए हैं, तो येलो तभी हो सकते हैं जब सबके कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हो। तो इसका मतलब जो हमारा नॉन पेरेंट हुआ वो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, नॉन पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। और इसी तरीके से अब दूसरे में ये कह रहे हैं आधे एक जैसे और आधे एक जैसे, तो अब इसमें हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें हमारी कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी कि हमने लिया एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, तो एक तो मिलेगा हमें ये और आधे मिलेंगे हमें ये, तो ये नॉन पेरेंट हमारा क्या हो गया, नॉन पेरेंट दैट बिकम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनको आपको ऐसे बेसिस पर आंसर देना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो एग्जाम में आपको 100% मिल सकता है। तो इस पर बड़े ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द टेस्ट क्रॉस। तो अभी तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको बाद में जीन कहा गया। फैक्टर्स यानी कि जीन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, और in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates and other is recessive, क्योंकि जो भी दूसरे जीन की चलने नहीं देगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो कहलाएगा आपका डोमिनेंट, और जिसकी नहीं चलेगी वो कहलाएगा रिसेसिव। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब एमसीक्यूज के अंदर ये यूज किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है बच्चों ये, तो ये उसी हिसाब से आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही ये आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स in monohybrid cross in F1 generation and expression of both in F2 generation। ठीक है, F2 में तो दोनों एक्सप्रेस होंगे मोनोहाइब्रिड के लिए, लेकिन F1 में केवल एक एक्सप्रेस होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी इसके अंदर, या तो आपको मतलब एक ही करेक्टर मिलेगा, F1 जनरेशन में एक ही शो करेगा और F2 जनरेशन में दोनों शो करेंगे। तो अब देखिए बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 stage, though the parents contain two alleles during gametes formation, the factor or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors। factors का मतलब अगेन यहां पर क्या है, genes। of course a homozygous parent produce all gametes are similar and heterozygous produce 50-50% having each type of एलील इन इक्वल प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल टी है तो भैया वो दोनों एक जैसे बनाएगा, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी है तो आधे आधे वो एक जैसे होंगे, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसलिए ये एमसीक्यू के लिए बड़े अच्छे वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, जो आपकी
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें इजीली आप आंसर दे सके। अब देखिए इसी बेसिस को अगर हम दो जीन की इंटरेक्शन के साथ करें, फिर हम इसके एक्सेप्शंस को भी लेंगे। यहां पर आता है अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इज नेम्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम। अब हम एक साथ दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे एक समय पर। अब हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। ये रहा pea plant. Mendel also worked with crossed pea plants that differed in two characters, as in seen cross between pea plant has seeds with yellow color and round shape, one that seeds green color and wrinkled shape. तो अब यहां पर हम दो चीजें ले रहे हैं एक साथ। हम यहां पर अब बात कर रहे हैं दो ट्रेट्स की। अब एक तो हम सीड शेप भी ले रहे हैं और एक तरफ हम सीड कलर भी ले रहे हैं। तो दोनों वैल्यू को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं इसमें। तो यहां पर मेंडल फाउंड। अब देखिए इस चीज को किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। लेट्स सी ओवर हियर। देखिए जी, देखिए जी, ये इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि हमने लिया राउंड येलो लिया हमने और हमने रिंकल्ड ग्रीन लिया। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है जी। तो इसके गैमीट्स बन गए। राउंड येलो का आ गया आर वाई, रिंकल्ड ग्रीन का स्मॉल आर वाई। और F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड वी गेट द राउंड एंड येलो। जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिल गए। अब सेल्फिंग देखिए। अब नेक्स्ट F2 जनरेशन के लिए गैमीट्स हम कैसे बनाएंगे, इसको ट्रिक को समझ लीजिए। जो भी कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, जैसे एक बार राउंड के लिए दो बार लिख लें और एक बार रिसेसिव के लिए दो बार लिख लें। ठीक है जी। एक कैरेक्टर के लिए आपने लिख लिया और फिर दूसरे कैरेक्टर को एक बार डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव, एक बार डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालेंगे। ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल बी 2 की पावर n। n है यहाँ पर आपको क्रॉस कौन सा दिया हुआ है। ठीक है जी। यानी कि यहाँ n है नंबर ऑफ एलील्स के एलील्स आपको कितने दिए हुए हैं। अगर 1 एलील दिया हुआ है तो दो गैमीट बनेंगे, जैसे कि आप मोनोहाइब्रिड में देख चुके हैं। अब यहाँ पर 2 एलील ले रहे हैं आप, तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 गैमीट्स हो गए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 की पावर 3 हो जाएंगे, दैट मीन्स 8 गैमीट्स हो जाएंगे। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब हमने वही सेम 4 गैमीट ले लिए, उनके बीच में क्रॉस कराया। तो अब आपके पास देखिए डिफरेंट वेराइटीज हैं। अब देखो ये प्योर टॉल मिला, वो सॉरी प्योर राउंड येलो मिला है आपको। ये है प्योर राउंड येलो। और ये एक मिला है आपको प्योर रिंकल्ड ग्रीन मिला है। ये आपको ये प्योर रिंकल्ड ग्रीन मिला है आपको, एक प्योर। तो दो प्लांट केवल प्योर मिले हैं 16 में से, बाकी 14 आपके हाइब्रिड है। 14 आपको हाइब्रिड मिले हैं, मिक्स्ड प्लांट मिले हैं केवल आपके। अब उन 14 में भी आप देखेंगे तो जिस कैसे छाटेंगे, जिनके पास आपका कैपिटल आर वाई एक बार जरूर आ रहा है उन्हें आप देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 प्लांट हो गए आपके येलो राउंड, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई कम से कम एक बार जरूर आ रहा है। फिर आप लेंगे जी दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आप देखिए इसमें
कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए ये आ गया आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये एक दूसरा हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक ये हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये 3 प्लांट आपके हो गए राउंड ग्रीन। उसके बाद आप देखेंगे फिर नेक्स्ट के कम से कम एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब आप देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई का एक ये, स्मॉल आर कैपिटल वाई का एक ये, और स्मॉल आर कैपिटल वाई का एक ये। तो ये 3 प्लांट हो गए आपके रिंकल्ड येलो, और एकमात्र प्लांट आपका ऐसा है जिसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई है। ठीक है जी। अब इसी बेसिस पर हम इसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? देखिए ये सबसे पहले हम कैपिटल आर कैपिटल वाई के हमें मिले हैं 9 प्लांट्स। अब उसमें आप देखेंगे एक तो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका एक प्लांट। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के आप देखेंगे ये 2 प्लांट मिले हैं आपको। उसके बाद आप देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के आपको मिले हैं 2 प्लांट, ये भी 2 है। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके हैं 4 प्लांट। तो 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो इस तरीके से आपने 9 प्लांट सेग्रीगेट कर लिए। ठीक है जी। इसी तरीके से सेम आप देखेंगे, अब ये वैल्यू सेम लेंगे आप किसके अंदर? अब आ जाइए जी, आप ये लेंगे सेम कैपिटल आर स्मॉल वाई के लिए। कैपिटल आर स्मॉल वाई के लिए इसके 3 प्लांट हैं। तो 3 प्लांट में एक तो ये आपका ब्लू कलर से हमने शो करा है, तो एक तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके का एक प्लांट हो गया। और एक हो गया ये आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके के 2 प्लांट हो गए। तो इस तरीके से जीन्स के बेसिस पर आप इसे छांट लेंगे। ऐसे ही फिर हम तीसरे आते हैं आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई पर। तो इसके भी 3 प्लांट हैं। तो एक तो आ गया जी आपका, अब इसमें हम आ जाते हैं ग्रीन वाला जो है ये आपका स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके के 2 प्लांट हो गए आपके। और एक हो गया आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरीके का एक प्लांट हो गया। और लास्ट आपका एक प्लांट है ही। तो इस तरीके से आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1। अगर इसको हम लिखेंगे तो इनका जीनोटाइप रेशो हो गया 1:2:2:4:1 रेशो 2:1 और रेशो 1। तो इस तरीके से ये आपके जीनोटाइप रेशो आ जाएंगे, और ऐसे ये आप पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 पर्टिकुलर आपने करेक्टरिस्टिक्स ली और उनको आपने इस तरीके से इसको समझाया और बताया। तो यही चीज ये आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। सारी बातें वही हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आपने 2 कॉम्बिनेशन लिए थे। आप ध्यान से देखें तो आपने लिए यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। आपके पास ये पेरेंटल है भाई, राउंड येलो पेरेंटल हो गया, रिंकल्ड ग्रीन हो गया। अब आपके पास 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी बने, 2 नए कॉम्बिनेशन। 2 नए कॉम्बिनेशन क्या है? एक तो रिंकल्ड के साथ येलो आ गया और राउंड के साथ ग्रीन आ गया। भाई हमने लिया आर वाई क्या था? राउंड येलो। दूसरा हमारे पास आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, दैट इज राउंड ग्रीन। उसके बाद हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, दैट इज रिंकल्ड येलो। और दूसरा हमें मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 2 हमें नए कॉम्बिनेशन मिले। दीज आर
न्यू कॉम्बिनेशन, और इसीलिए इस लॉ का नाम रखा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली दो करेक्टर, जो करेक्टर हुए वो असॉर्ट हो गए, राउंड के रिंकल्ड के साथ येलो भी गया और राउंड के साथ ग्रीन भी मिला हमें। तो इन नए करेक्टर्स की अदला बदली की वजह से जो करेक्टर असॉर्टेड हो गए, मिक्स चीजें हमें मिली, मिक्सिंग नहीं हुई, यानी कि करेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ असॉर्ट हो गए, उसकी बेसिस पर हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिले, और इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये एक बड़ा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके बेसिस पर ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू या किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जो हमने वैल्यू बताई, वही सेम सारी कुछ इन्होंने दे रखी है। तो आपने जीनोटाइप भी दिए, अब मैंने एक्सप्रेस करने का आपको तरीका बताया है, तो वो आप इसी बेसिस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वन शॉट में अभी तक मैंने आपको तीनों, मतलब सारा बेसिस अभी तक बता दिया है, जितना भी इसके अंदर आपको यूज होना है। आप इसके एडवांस और इनके एक्सेप्शंस, उन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ लेंदी चैप्टर, लेकिन इसको हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक आसान तरीके से पहुंचे ये, और साथ के साथ आप इसकी वैल्यू को भी समझ पाए। तो मिलते हैं जल्दी अगले वन शॉट में। और इसी तरीके से, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके इसमें एंजॉय करें, मजा लें और इस चीज को समझें, और अगले वीडियो में इसको इसी तरीके से आसान बनाने के लिए जुड़ेंगे। मिलते हैं।